So hello students, welcome to SV Educational Academy Question Tube Theory Discussion. आई एम डॉक्टर श्रुति त्रिवेदी, मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी हूँ बेटा। मैं यहाँ पे आज आपके साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर का डिस्कशन करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है एज पर योर नीड, ठीक है। तो अगर अपन 2017 से 2022 का पेपर उठा के देखें बेटा नीट का, तो ये इतने सालों में अभी तक अगर एवरेज माना जाए तो बेटा 2 to 3 क्वेश्चंस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से बेटा आपके बन के आते हैं। एवरेज कितने आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन का बेटा ये नहीं सोचना है फिर से कि 2 से 3 क्वेश्चन बहुत कम है, नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि आपका ये 3 क्वेश्चन अगर अपन ले ले तो 3 into 4 कितना हो जाता है बेटा? 12 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले आपका ये चैप्टर कैरी करता है। तो बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बेटा एक बेसिक चैप्टर है जिससे आपके बाकी के प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स भी कॉन्सेप्ट बनते हैं बेटा इस चैप्टर से, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये नीट के पर्पस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन कैरी करता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट और सिंक्स रिसीव मिनरल आयंस फ्रॉम द वेन एंडिंग्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन। इसमें आपको बेटा ये टेबल दिया हुआ है जिसमें ये क्या पूछना चाह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन दोनों में से कौन सा या दोनों ही ऐसे प्रोसेस है क्या जिससे अपना ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट मिनरल आयंस को रिसीव करने वाले हैं। बेटा अभी ग्रोइंग रीजन्स के बगल में क्या लिखा हुआ है? सिंक्स लिखा हुआ है। सिंक का क्या मतलब होता है? अपन जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा बेटा 2 टर्म पढ़े होंगे, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सिंक का सोर्स का मतलब क्या है? जहां से, चाहे अगर अपन वाटर ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं तो वाटर का सोर्स मतलब जहां से वाटर आने वाला है प्लांट के अदर पार्ट्स के पास, ठीक है। तो अगर अपन वाटर का बात करें तो सोर्स क्या बन जाएगा बेटा? रूट बन जाएगा, और बाकी सारे पार्ट्स अदर पार्ट्स क्या बन जाएंगे? सिंक बन जाएंगे, ठीक है। मतलब रूट पानी को इकट्ठा कर रहा है और दूसरे ऑर्गन्स या दूसरे पार्ट्स में क्या कर दे रहा है? ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो सोर्स क्या हो गया? सोर्स ये हो गया जो अपना पानी है जहां से आना चालू हो रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे? सोर्स, और जहां तक जा रहा है उसको क्या बोल देंगे? सिंक। क्लियर है? अगर अपन ट्रांसपोर्टेशन का बात करते हैं बेटा तो 2 चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेसिकली क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है? फूड ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और क्या ट्रांसपोर्ट होता है बेटा? हार्मोन्स। ये 4 चीजों का ही अपने को क्या करवाना है? ट्रांसपोर्टेशन करवाना है प्लांट्स को, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट के पास बेटा कुछ ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है ना हमारे बॉडी में, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? ब्लड के थ्रू गैस ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। बट अपन प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। तो प्लांट भी तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए भी क्या जरूरत है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको अपने को क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? पता है सबको, सॉइल से, है ना। अब वाटर के पास कौन सा स्ट्रक्चर है? रूट है, बट लीफ के पास तो वाटर नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे? रूट से जो सॉइल है वहां पे रूट क्या करेगा? उस सॉइल से पानी लेगा और लीफ तक पहुंचा देगा, ब्रांचेस तक पहुंचा देगा। क्लियर है? लीफ क्या बनाता है? फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो अब लीफ क्या करेगा भाई? फूड तो लीफ बना रहा है क्योंकि उसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। बट रूट के पास है क्या? नहीं है। तो ये लीफ खाना जो बना रहा है वो ऐसे थोड़ी वो खुद ही अकेले खा के बैठ जाएगा, है ना। उसको भी बाकी सारे ऑर्गन्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वहां से फूड को अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे। हार्मोन्स बेटा, हार्मोन्स भी क्या होते हैं? एक स्पेशल जगह से सिक्रीट होते हैं, अलग अलग टिश्यू से सिक्रीट होते हैं। लेकिन ये हार्मोन यार हमको ऑल ओवर यूज करवाना है, ठीक है। भले सिक्रीट हो रहा है, जैसे ऑक्सिन पढ़ा होगा बेटा प्लांट ग्रोथ में कि ये टिप में सिक्रीट होता है ना। बट टिप में सिक्रीट होगा तो अपना काम चल जाएगा क्या? नहीं। अपने को क्या करना पड़ेगा? हर जगह पे प्लांट के पार्ट में
पे उसको भेजना पड़ेगा। तो अब भेजने को प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिर से ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ये वाटर के साथ भी आ सकते हैं या फूड के साथ भी अपना इनका सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को ये 4 चीज का क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है। अब जैसे अपन ने बोला जब वाटर का बात कर रहे थे तो उसमें सोर्स क्या बन गया, रूट बन गया, सिंक क्या बन गया, बाकी सारे पार्ट्स क्या बन गए, सिंक बन गए, ठीक है। अब अगर अपन फूड का बात करेंगे तो फूड के हिसाब से यार सोर्स क्या होगा बच्चों, फूड कहाँ बनेगा, लीफ में बनेगा। तो सोर्स क्या हो जाएगा, फूड के लिए सोर्स हो जाएगा लीफ, और रूट अपन बोल सकते हैं सिंक हो जाएगा, या बाकी सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंक का मतलब यहाँ पे क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा था ना, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट और सिंक, मतलब जो प्लांट के रीजन ग्रो कर रहे हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, सिंक बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब ग्रो कर रहे होते हैं ना तो उसी समय हमको क्या जरूरत होता है, मिनरल्स या फूड या वाटर का ज्यादा जरूरत होता है ना। कोई भी जो टिश्यू अभी ग्रो कर रहा है और एक पूरा फुल्ली ग्रोन टिश्यू है, फुल्ली ग्रोन टिश्यू को एज कंपेयर टू ग्रोइंग टिश्यू से अगर अपन कंपेयर कर लें तो ग्रोइंग टिश्यू को क्या होगा बेटा, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रोइंग टिश्यू को क्या बोला गया है, सिंक बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वाटर का भी, फूड का भी, हॉर्मोन्स का भी और मिनरल्स का भी, ठीक है। अब इनका इट रिसीव मिनरल आयंस फ्रॉम द वेन एंडिंग्स। अब यार 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन आपको लिखे हुए हैं बेटा, ठीक है। एक तो लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। अभी आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है यार, एक तो बात किया अपन ने सिंक कहाँ पे जाने वाला है और किस चीज का जाने वाला है। भाई ये ट्रांसपोर्टेशन अपन को किसका करवाना है, मिनरल आयंस का करवाना है बेटा। तो इस चैप्टर में आपको 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने पढ़ाया है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब थोड़े से डिस्टेंस में भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब रूट से उठा के लीफ तक भेजना है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये मिनरल आयंस का बात करते हैं ना, ये जैसा फूड, वाटर, मिनरल, हॉर्मोन्स, तो अभी अपन किसका बात कर रहे हैं, मिनरल्स का बात कर रहे हैं। तो ये जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एक तो ये पैसिव हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एक्टिव। पैसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें एटीपी नहीं लगेगा, है ना। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एटीपी यूज करेंगे, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब किया जाता है बेटा, जब अपन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन करें। मतलब अगर हम लो कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स की तरफ अगर हम ऐसा ट्रांसपोर्ट करें तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ जाता है, एनर्जी लगानी पड़ जाती है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका सारा जितना अपन लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, एक गैस है, ठीक है, वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे भी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने वाला है मिनरल्स। तो ये क्यों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों बोला है, क्योंकि वहां पे बस एक प्रोटीन के सहायता से करने वाला है वो, ठीक है। तो जो मिनरल आयंस होता है ना, इसमें 2 टाइप का डिफ्यूजन या 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें कुछ मिनरल्स यार अपन पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ज्यादातर मिनरल्स अपने को क्या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बेटा, एक्टिवली करना पड़ता है, ठीक है। अब ये एक्टिवली क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बेटा आप खुद सोचो मिनरल्स का सोर्स कहाँ पे है ना। अगर अपन मान लें, चलो सॉइल को मान लिया मिनरल का सोर्स है, ठीक है, अपन बोलते हैं ना वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से, ठीक है। बट एज कंपेयर टू प्लांट, ठीक है, प्लांट जो हमारा लिविंग स्ट्रक्चर है या हमारी बॉडी है, ठीक है, किसी की भी लिविंग स्ट्रक्चर की बॉडी है बेटा, उसके पास ऑब्वियसली मिनरल्स तो यार ज्यादा होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ही जो, अगर मान लें डीएनए से भी स्टार्ट करते हैं बेटा अपन, डीएनए भी जो हमारे बॉडी में है या एक प्लांट के बॉडी में है, उसमें भी बहुत तरह तरह के मिनरल्स प्रेजेंट है और वो उन्हीं मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। तो प्लांट को अगर अपन कंपेयर करें, प्लांट के रूट के सेल को कंपेयर करें एज पर सॉइल, ठीक है, तो सॉइल का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉइल का कंसेंट्रेशन मिनरल का हो जाएगा लो,
पर प्लांट के पास मिनरल कंसेंट्रेशन क्या है, हाई, बट अपने को प्लांट को और मिनरल्स चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ग्रोइंग टिश्यूज के पास फिर से हमको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए ही, ठीक है। तो इसीलिए जब मिनरल का ट्रांसपोर्ट चलता है ना, तो यूजुअली क्या होता है बेटा, एटीपी यूज करते हैं। एटीपी कब यूज करते हैं, जब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अपन कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल को भेजे, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है मिनरल की, ठीक है। तो अब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वाले डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। भाई कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हायर कंसेंट्रेशन उनका कहाँ प्रेजेंट रहेगा, सॉइल में, और लोअर कंसेंट्रेशन कहाँ पे रहेगा, प्लांट्स में, ठीक है, या लिविंग स्ट्रक्चर। जैसे अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप के मिनरल्स पढ़ोगे, मिनरल एंड न्यूट्रिशन है, मैक्रो एंड माइक्रो। कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो बहुत कम मात्रा में प्लांट के पास या प्लांट के ग्रोथ के लिए नीडेड है। तो ऐसे मिनरल्स क्या होंगे भाई, सॉइल में ज्यादा होंगे लेकिन प्लांट में क्या होंगे, कम। बट इनको भी अपने को ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट को क्या जरूरत तो है इन मिनरल्स का, भले कम मात्रा में जरूरत है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में इस हिसाब से यार एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए और डिफ्यूजन भी होना चाहिए। अपन ने पढ़ा ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल क्या है बेटा, पैसिव का ही एग्जांपल है अपना डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये सब अपना क्या है, पैसिव का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो मिनरल आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो एक्टिवली भी होगा और पैसिवली भी होगा। तो अभी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस यस दोनों में जहां लिखा है। इसमें देखो ये यस लिखा है, ये नो लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। ये यस लिखा है, ये यस लिखा है, तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिजल्ट्स फ्रॉम। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें, कि पहले एक तो क्या पूछा है, कि किस चीज का एक्सचेंज पूछा है। बेटा यहाँ पे किस चीज का एक्सचेंज पूछा है, गैस का एक्सचेंज पूछा है। मतलब बेसिकली अपने को गैस को ट्रांसपोर्ट कराना है, कहाँ से भाई, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर मतलब क्या होता है, एयर से प्लांट के टिश्यूज के अंदर की तरफ। अब यार ये बेसिक सबको ही पता होगा, अगर मैं पूछूं बेटा बाहर ज्यादा एटमॉस्फेयर में एयर है कि एक लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर एयर होगा ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ होगा बेटा, बाहर होगा। तो हमेशा ये जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब ये क्योंकि हायर से लोअर की तरफ मूव करने वाला है, तो अपन ने अभी पिछले स्लाइड में क्या डिस्कस किया था, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, डिफ्यूजन। मतलब हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा तो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव होगा, जिसमें हमको क्या यूज नहीं करना पड़ेगा, एटीपी खर्च नहीं करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एटीपी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिजल्ट्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिफ्यूजन। अभी आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी तो अपन हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, ठीक है। अब यार ये दोनों में अपन ने इस ऑप्शन को क्यों नहीं चुना, क्योंकि बेटा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ना, इसमें क्या लगा हुआ है यार, ये देखो बेटा डिफ्यूजन के आगे क्या लगा हुआ है, फैसिलिटेटेड लगा हुआ है। मतलब यार इस डिफ्यूजन को ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ये फैसिलिटी क्या है, इस डिफ्यूजन को कराने के लिए क्या लगता है बेटा, एक कैरियर प्रोटीन लगता है, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन क्यों यूज किया जाता है बेटा, देखो डिफ्यूजन जो भी चल रहा है वो प्लांट के अंदर अगर आप सेल में करा रहे हो, तो भाई एक तरीके से अगर अपन बोल दें एयर से जो भी आने वाला है वो सेल के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो सेल का सबसे बाहर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इस एयर को सबसे पहले किसको क्रॉस करना है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही तो कहाँ आएगा, वो सेल के अंदर आने वाला है, ठीक है। अब यार ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने क्या बोला, एक क्या लगता है बेटा, कैरियर प्रोटीन। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या होता है बेटा, अगर आपको थोड़ा सा सेल रिवाइज होगा या थोड़ा मोड़ा भी याद होगा बेटा आपको, तो ये जो मेम्ब्रेन होता है हमारा कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर अपन ये मैं मेम्ब्रेन बना रही हूँ जिसमें बाइलेयर बोला जाता है, एक लिपिड की लेयर ऊपर की तरफ, एक लिपिड की लेयर नीचे की तरफ, ठीक है। बीच बीच में क्या रहते हैं, अपने इंटीग्रल प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। ये अपन लिपिड को ऐसा क्यों बना रहे हैं,
क्योंकि लिपिड के भी बेटा दो एंड होते हैं। एक एंड कैसा होता है, एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक और ये जो अंदर वाला एंड है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको किससे प्यार है यार, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स, उनको क्या बोल देते हैं अपन, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको किससे डर होगा भाई, वाटर फियर होगा, मतलब वो वाटर के आसपास नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो लिपिड में भी एक तरफ अपन अगर आप देख रहे हो, एक उसका एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो ये एंड कहाँ पे देखा बेटा, आउटर सरफेस की तरफ है ना। अगर ये मेम्ब्रेन है, अपन ये बोल सकते हैं ना कि ये मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है। ठीक है, ये अपना ये अंदर अंदर का तरफ है। ठीक है, ये फिर से यहाँ पे क्या है, आउटर सरफेस है। तो यहाँ पे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स रहेगा, ऑब्वियस सी बात है रहेगा, क्योंकि ये सेल के अंदर बेटा क्या है, अगर इस सेल के अंदर का बात करिए, पूरा ऐसा सेल होगा तो अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। सेल के बाहर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है उसमें भी क्या हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये जो आउटर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक है, मतलब इनको वाटर से डर नहीं लगता है। ठीक है, ये वाटर के आसपास रह सकते हैं। पर ये जो अंदर वाला लेयर है इसको क्या बोला है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ऐसे मॉलिक्यूल जो कैसे हों, अगर हम बोलें कि यार कोई मॉलिक्यूल यार हमको ट्रांसपोर्ट करना है ना, बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है बेटा, सिर्फ गैस का नहीं है ना, गैस हो गया, फूड हो गया, मिनरल हो गया, हार्मोन्स हो गया, है ना, वाटर हो गया। तो अगर हमको एक ऐसे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करना है जिसका मॉइटी कैसा हो, हाइड्रोफिलिक मॉइटी हो, मतलब उसको कैसा हो, वाटर के आसपास या वाटर के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन उसको ज्यादा ठीक लगे, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा हम यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ कैसे भेजोगे, जब अंदर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है ना। तो यहाँ पे वाटर वाले जितने लविंग वाले स्पीशीज है वो तो यहाँ आ नहीं सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या लगता है, एक कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन कौन होता है बेटा, जो ये मेम्ब्रेन में अपन इंटीग्रल प्रोटीन लिखते थे ना सेल चैप्टर में, इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, इस वाटर लविंग मॉलिक्यूल को यहाँ से अपने थ्रू कहाँ भेज देता है, अंदर की तरफ भेज देता है। ठीक है, उसको लिपिड लेयर की तरफ जाना ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों, फैसिलिटी कौन प्रोवाइड किया, कैरियर प्रोटीन प्रोवाइड किया। सीधे वो क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेटा कैसा होता है, कैरियर प्रोटीन, मतलब मान लो बच्चों ऐसा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर मैं एक कैरियर प्रोटीन हूँ तो कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ से मान लो बेटा एक मॉलिक्यूल है जिसको, ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको मेम्ब्रेन, लिपिड की मेम्ब्रेन तो अंदर आने नहीं दे रही है, क्यों, क्योंकि इसको वाटर फियर वाले हैं यहाँ पे अंदर इसके पास, लिपिड के पास। ठीक है, तो ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसके पास आ गया, कैरियर प्रोटीन के पास। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, सीधे इस मॉलिक्यूल को ऐसा कैच किया एंड देन ये ऐसा टर्न हुआ एंड इट विल रिलीज। ठीक है, क्या किया, यहाँ से मॉलिक्यूल को पकड़ा, मतलब ये मान लो बेटा सेल का आउटर सरफेस है, यहाँ से अपन ने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा, पीछे तरफ मेरा सेल का इनसाइड सरफेस है, ये पूरा मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेरे चारों तरफ ऐसा लाइन से समझ लो बेटा मेम्ब्रेन है, मैं एक कैरियर प्रोटीन हूं अगर, तो मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को कैच किया और इसको ऐसे टर्न करके के अंदर भेज दिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भेज दिया। तो ये डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड। लेकिन यार हमको गैस का डिफ्यूजन पूछा था ना, तो यार गैस तो कुछ भी ऐसा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल जैसा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हमको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कराना पड़ता है। गैस तो हमारा इजिली नॉर्मल डिफ्यूजन से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। गैस एक छोटा मॉलिक्यूल है, इजिली वो पास होके चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर तो यार अलग ही चीज है। रूट प्रेशर का क्या मतलब होता है, ये अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक क्या है, जो जाइलम से पानी आने वाला है या वाटर जो रूट सेल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सॉइल में क्या है बेटा, वाटर है बहुत सारा, तो सॉइल से वाटर और मिनरल साथ साथ एब्जॉर्ब होता है। तो अंदर क्या हो गया, मिनरल ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, वाटर का ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर बार बार सॉइल से रूट की सेल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और ये जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे, ये वाटर का कॉलम क्या होने लगता है, रेज होने लगता है। क्यों, क्योंकि भाई सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से आप पानी भरते जा रहे हो तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो क्या करेगा, ये वाटर आगे जाएगा, फिर वाटर आ गया, फिर ये वाटर ऊपर की तरफ, फिर ये वाटर
ऊपर की तरफ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। इसको बेटा अपन आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रूट प्रेशर भी आंसर नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एटीपी लगता है, तो ये भी आंसर नहीं। तो अपना आंसर क्या हो गया बेटा, डिफ्यूजन हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अकर बाई। अब बेटा मैंने क्या बोला था, दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, जिसमें हमको आसपास के सेल्स को कुछ ट्रांसपोर्ट करना है। एक ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में तो यार हमारा ये सारा प्रोसेस चल सकता है। कौन सा, डिफ्यूजन चल सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चल सकता है, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये जो चार प्रोसेस है ये कैसे हैं, कौन से टाइप हैं भैया, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हमको पता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, अगर एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और फिर यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, ये अपना ही एक स्ट्रीमिंग मोशन करता रहता है, मतलब ये ऐसा बेटा घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये न्यूक्लियस के अराउंड ना ये साइटोप्लाज्म घूमते रहते हैं ऐसे गोल गोल। तो अब ये मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल था, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आ सकता है। तो ये अंदर ही अंदर विद इन सेल कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन लगेगा, डिफ्यूजन में हायर कंसेंट्रेशन से नॉर्मल लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चलने वाला है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी बेटा क्या लगेगा, कैरियर प्रोटीन, दोनों जगह लगेगा, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहेगा, डिफ्यूजन लगा है ना, तो यहाँ पे एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट चल रहा होगा, ठीक है, मतलब अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यार कैरियर प्रोटीन भी लगेगा, एटीपी भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अपन काम करते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्यों करवाना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर हमको ये तो एक सेल से दूसरे सेल छोटे छोटे जगह पे करवाना है अगर, तो शॉर्ट डिस्टेंस चल जाता है। अभी एक डिफ्यूजन में भी बेटा सिर्फ 50 माइक्रोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने सेकंड्स लगते हैं पता है, 2.5 सेकंड्स, ठीक है। तो ऐसे में तो क्या होगा यार, एक सेल वहां पे प्यासा मर जाएगा अगर आप रूट से सीधे पानी डिफ्यूजन के थ्रू लेके आने वाले हो, क्योंकि 2.5 सेकंड तो 50 माइक्रोमीटर में ही खत्म हो जाता है। अब कितने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं यार, बहुत मीटर्स में प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम नहीं आने वाला है। छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन आजू बाजू एक सेल से दूसरे सेल, ऐसे में भाई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज किया जाता है बेटा, वेस्कुलर सिस्टम यूज किया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, रूट जाइलम से पानी अंदर आएगा, लीफ जाइलम तक पहुंच जाएगा, ठीक है, वो पूरा ट्यूब्स कनेक्टेड होगा, पाइपलाइन बिछा हुआ है ऐसा समझ लो। वैसे ही फ्लोएम क्या है, फूड का पाइपलाइन है, लीफ का फ्लोएम रूट के फ्लोएम तक कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से फूड का लोडिंग होगा, वहां जाके रूट के पास क्या हो जाएगा, अनलोडिंग हो जाएगा। सिमिलरली वाटर का लोडिंग जाइलम ऑफ रूट के पास हुआ और यहाँ पे आके अपन लीफ के पास उसको अनलोडिंग कर लिए। क्लियर। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में अपन क्या यूज करते हैं बेटा, वेस्कुलर सिस्टम। तो अब यही क्वेश्चन पूछा है कि डिफ्यूजन से करते हैं क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, नहीं करते। ये कैसा है, शॉर्ट डिस्टेंस वाला। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बेटा क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस का है। कौन बचा, वेस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या क्या आ जाते हैं अपने, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट, रीलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स अकर इन प्लांट्स। अब ये रीलोकेशन का क्या मतलब होगा बेटा, रीलोकेशन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ठीक है। अब ये मिनरल न्यूट्रिएंट का रीलोकेशन कहाँ पे होता है बेटा, ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट में, ठीक है। जो ओल्डर पार्ट है, मतलब मान लो एक ओल्ड लीफ है, ठीक है, इसके पास ये ऐसे ऐसे यंग लीफ है ना,
ये अपना ऐसा स्टेम है, रूट है, ठीक है। अब ये जो ओल्डर लीफ है, ये ओल्ड लीफ अब मान लो एक समय के बाद बूढ़ा हो गया है ना, बूढ़ा होने के बाद आदमी क्या होता है, मरने लग जाता है। तो अब ये लीफ मरने के पहले, या बोल सकते हैं अपन एब्सिजन होने से पहले, एब्सिजन का मतलब क्या होता है, एब्सिजन का मतलब क्या होगा बच्चों, लीफ का झड़ जाना, ठीक है। जैसे ये झड़ने वाला होगा ओल्ड लीफ, जब अपन देखते हैं ना लीफ, एक प्लांट में देखोगे कि धीरे धीरे करके लीफ छोटा रहेगा, फिर वो साइज में बढ़ता जाएगा, फिर वो येलो होगा, येलो होके फिर वो झड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों, ये तो बेसिक ग्रोथ का स्टेजेस है प्लांट में, ठीक है बच्चों। तो अगर ओल्डर लीफ है, इसके पास भाई यूज क्या क्या किया होगा, जब अपन ने इसको जब ग्रो करा रहे थे, ये जब यंग इंडिविजुअल था, इसने बहुत सारे मिनरल्स लिए होंगे, फूड लिया होगा, वाटर लिया होगा, है ना, तभी तो इसका ग्रोथ हुआ। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये हमेशा प्रेजेंट है ओल्ड लीफ में। अब ये झड़ने से पहले, मतलब सेनेसेंस में या डेथ के पास जैसे जैसे आने लगते हैं, ये क्या करने लगते हैं, इस मिनरल्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट करने लग जाते हैं, यंगर लीफ की तरफ। क्यों, ताकि हमारा ये जो मिनरल्स है ना वो वेस्ट ना हो, ठीक है। इतना प्लांट एब्जॉर्ब कर, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करके, मतलब इतना एनर्जी खर्च करके सॉइल से रूट की तरफ फिर इतना ट्रांसपोर्टेशन कराया, इतना प्लांट का एनर्जी लगा, तो प्लांट क्या सोचता है कि यार जो चीज में मैं इतना एटीपी खर्च किया हूं उसको ऐसे ही थोड़ी वेस्ट होने देंगे, है ना। अब ये अपन ने यूज कर लिया, वो मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट है, वो ओल्ड लीफ जैसे ही झड़ने वाला होगा वो क्या करेगा, वो अपना जितना मिनरल्स है किसको भेज देगा, किसको दे देगा बेटा, यंगर लीफ को या यंगर ग्रोइंग पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, रीलोकेशन, ठीक है, रीलोकेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये रीलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट अकर इन प्लांट्स इन ऑल पार्ट्स, नहीं, इन सेनेसेंट पार्ट्स हाँ, ड्यूरिंग समर हाँ। क्यों भाई, कि समर में ही क्या होता है, आप देखे होगे पत्ता ज्यादा झड़ता है ना, पतझड़ का मौसम बोलते हैं, अभी क्या होने लगता है, समर के समय पत्ते झड़ने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ बी एंड सी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, एटीपी इज नॉट कंज्यूम्ड इन, बेटा अब एटीपी कब कंज्यूम नहीं होगा, जब अपन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, ठीक है। अभी इसमें देखो, डिफ्यूजन में एटीपी कंज्यूम होता है, नहीं होता है, तो भाई ये सही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी, ये भी सही है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में तो अपने को क्या लगेगा, एटीपी यूज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ ए एंड बी। अब आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ अ पार्ट ऑफ प्लांट अंडरगो सेनेसेंस मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर, अभी अपन ने पढ़ा था बेटा क्या होगा, रीलोकेशन होगा, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रॉयड, नहीं, रीलोकेटेड, यस, कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नहीं, कन्वर्ट नहीं होते हैं, बस वो रीलोकेट हो जाते हैं, सेंड टू रूट्स ओनली, नहीं, हर ग्रोइंग पार्ट्स को, हर यंगर पार्ट्स को जाएगा, वो चाहे रूट हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे यंगर लीफ हो, चाहे यंगर स्टेम हो, हर जगह वो क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द डिफ्यूजन रेट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एक्सेप्ट। अब यह डिफ्यूजन रेट किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो भाई डिफ्यूजन करना है तो सबसे पहले परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, हाँ ये तो भाई मेम्ब्रेन के अलोंग ही तो करना है, ठीक है। जितना, जैसे 3 टाइप के मेम्ब्रेन पढ़े हैं बेटा अपन, एक होते हैं फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, एक होते हैं सेमी परमिएबल, ठीक है। कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं इम्परमिएबल, ठीक है। ये जो अपने 4 टाइप के मेम्ब्रेन है, इसमें इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये ना सॉल्यूट को अंदर जाने देगा ना सॉल्वेंट को अंदर जाने देगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है जानते हैं ना बेटा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे मेम्ब्रेन जो ना सॉल्यूट को अंदर जाने दे रहे हैं ना सॉल्वेंट, किसी भी चीज को अपने अंदर से पास ही नहीं होने दे रहे, उनको क्या बोलते हैं, इम्परमिएबल। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप एनाटॉमी में पढ़े होंगे, जो सुबेरिन होता है, सुबेरिन डिपोजिशन इन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होता है बेटा,
एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है, एक लेयर होती है प्लांट की, इनर लेयर होता है, तो ये सुबेरिन वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। ये सुबेरिन क्या होता है, इम्परमेबल होता है, ये किसी भी चीज को पास नहीं होने देता है। सिमिलरली एक और होता है लिग्निन, ये लिग्निन भी जहां भी डिपॉजिट होगा ये भी किसी भी चीज को पास नहीं होने देगा, ठीक है। ऐसे मेम्ब्रेन को फिर क्या बोलेंगे अपन, इम्परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट को तो पास होने देंगे पर सॉल्यूट को पास नहीं होने देंगे, मतलब आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ चीज को पास होने देंगे, हाफ को नहीं होने देंगे। नेक्स्ट सेलेक्टिव, सेलेक्टिव में क्या होगा, सॉल्वेंट पास होगा, सॉल्वेंट जा सकता है उनके थ्रू। सॉल्यूट में भी कैसे सॉल्यूट, सेलेक्टिव सॉल्यूट जा सकते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्यूट, सारे सॉल्यूट नहीं, कुछ सॉल्यूट को पास होने देगा। फुल्ली परमेबल मतलब यहां से हर सॉल्यूट पास हो सकता है, हर सॉल्वेंट पास हो सकता है, तो ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोला, परमेबल। परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, अपना सेल वॉल, सेल वॉल से अपन हर चीज पास कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव परमेबल क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, हर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव परमेबल, वो देख देख के पास करता है कि हाँ इसको जाने देना है कि नहीं जाने देना है, ठीक है। सेमी परमेबल का एग्जांपल क्या है, एग, ठीक है, एग की जो मेम्ब्रेन है उसमें आप देखो वाटर पास हो सकता है इजीली, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट कोई पास नहीं हो सकता है, उसको अपन क्या बोल दिए, सेमी परमेबल, ठीक है। तो डिफ्यूजन रेट तो यार मेम्ब्रेन की टाइप पे तो बिल्कुल डिपेंड करेगा, कैसा है उसका मेम्ब्रेन, ठीक है, परमेबिलिटी कैसी है। ज्यादा परमेबल मेम्ब्रेन ले लोगे तो फुल्ली परमेबल, तो डिफ्यूजन कैसा होगा, फास्ट होगा। सेमी परमेबल में क्या होने लगे जाएगा, स्लो, सेलेक्टिव में और स्लो, इम्परमेबल में खत्म, ठीक है। तो टाइप ऑफ परमेबिलिटी और कितनी परमेबिलिटी है इस पे तो डिफ्यूजन बेटा अपना रेट अपना क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा क्या बच्चों, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर में क्या होता है, अगर हायर टेम्परेचर रहता है तो डिफ्यूजन क्या होने लगता है बेटा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन पे तो डिफ्यूजन का आधार है ना, तभी तो अपन बोलते हैं ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, एटीपी का कोई रोल है क्या बेटा, डिफ्यूजन में नहीं है, वो किस में है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग में एक्सेप्ट कौन सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बाय डिफ्यूजन इज अ, बेटा डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और हमने क्या बोला था बेटा, 50 माइक्रोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कितने सेकंड्स लग रहे थे, 2.5 सेकंड्स। तो इसीलिए जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है डिफ्यूजन, ये कैसा प्रोसेस है, एक तो स्लो है और छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए ही काम आने वाला है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड कवर्स शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन सिंक इज कंटिन्यूअसली लो बिकॉज इन सिंक, अभी सिंक क्या होता है बच्चों, एक है सिंक और एक है सोर्स, है ना। अभी हमने देखा सोर्स जहां से चीजें आने वाली है, सिंक जहां को जाने वाली है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन सिंक इज कंटिन्यूअसली लो बिकॉज इन सिंक ग्लूकोज इज कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग टू सुक्रोज। बेटा अभी यहाँ पे सारे ऑप्शन में ग्लूकोज सुक्रोज का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपन किसका बात कर रहे हैं, फूड का बात कर रहे हैं। फूड के लिए सिंक क्या हो जाएगा, रूट या दूसरा पार्ट, अदर पार्ट, है ना। और सोर्स क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। अभी जितने भी अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर इन सिंक बोल रहे हैं, मतलब सिंक का मतलब जितने अदर पार्ट्स हैं, यहाँ पे प्रेशर क्यों लो हो जाता है ना, तभी तो अपना क्या होगा, सोर्स से सिंक की तरफ ये मूवमेंट चलता रहेगा फूड का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे क्या बनता है, सोर्स में ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में बेटा, अपन सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट, एंड देन इसको यूज करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट हुआ सुक्रोज, ये कहाँ पहुंच गया, सिंक में पहुंच गया। सिंक में अगर सुक्रोज रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सुक्रोज, यहाँ पे भी सुक्रोज अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको कैसा चाहिए बेटा, एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा, एक तरफ कंसंट्रेशन कम, ठीक है।
तो कंसेंट्रेशन कम हमेशा सिंक में क्यों होने लगेगा, ताकि हम इसको सुक्रोज को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो सुक्रोज है ना, जैसे ही सिंक में पहुंचता है या तो यूज होने लगता है या क्या होने लगेगा, प्लांट किस चीज में कन्वर्ट करने लग जाएगा, स्टार्च में। क्यों भाई, स्टार्च कैसा फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। या तो सिंक में उसको एनर्जी चाहिए तो उसको यूज कर लिया फटाफट सुक्रोज को, है ना, ग्रो करवाने के लिए, अपने सेल्स का डेवलपमेंट करने के लिए यूज कर लिया। यूज करने के बाद जो सुक्रोज एक्स्ट्रा है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टार्च में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे सुक्रोज का नंबर क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, फिर से सुक्रोज का क्या होगा, ऑस्मोसिस, या फिर से अपन सुक्रोज को लीफ में जो बन रहा है यहां से अपन सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है बेटा, ग्लूकोज इज कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग टू सुक्रोज, यस। सुक्रोज इज कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग टू फ्रक्टोज, नहीं, फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होता है। ग्लूकोज इज कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग टू फ्रक्टोज, नहीं, सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज इज कंटिन्यूअसली बीइंग कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड टू स्टार्च, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, Which out of the 4 plant cell P, Q, R and S would not exhibit any wall pressure, ठीक है। अब ये वॉल प्रेशर, दो तीन चीजें, अभी अगर अपन ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में अपने को सबसे पहले क्या क्या जानना है, ऑस्मोसिस के लिए सबसे पहले जितना भी बेटा अपने पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन दो तीन टाइप का होता है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप प्लांट सेल को रख रहे हो, सबसे पहले मान लो एक टाइप का सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब जहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर क्या होगा, ज्यादा। हाइपरटोनिक कैसा होता है, कंसेंट्रेटेड होता है, कंसेंट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा, सॉल्यूट। आइसोटोनिक में क्या होगा, जितना सॉल्यूट उतना सॉल्वेंट। ये तो क्या अपना बेसिक केमिस्ट्री है। अब इस तीन टाइप के सॉल्यूशन में अगर आप अपन सेल को रख देते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप एक सेल को रख दोगे तो भाई इस सेल में जहां पे सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, मतलब बाहर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ये कहां पे मूव करने लग जाएगा, इनसाइड द सेल मूव करने लग जाएगा वाटर। क्यों, क्योंकि बाहर का कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इनर कंसेंट्रेशन। हाइपरटोनिक में रख दोगे तो इस सेल से पानी निकल के कहां जाने लग जाएगा, बाहर जाने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, ऑस्मोसिस है बेटे, तो बेसिक। आइसोटोनिक में क्या है, अगर आप इसको सेल को यहाँ पे रखे, यहाँ पे कंसेंट्रेशन सेम है एज द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जितना अंदर जा रहा है उतना ही क्या है, बाहर जा रहा है, तो वो क्या है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, तीनों अगर अपन स्ट्रक्चर में, तीनों सॉल्यूशन में अगर सेल को रख रहे हैं तो क्या होने लगता है, अगर यहाँ पे पानी घुसने लगेगा तो क्या क्रिएट होगा बेटा, वॉल प्रेशर, ठीक है, वॉल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसी को अपन ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इसमें 4 जो डायग्राम दिया हुआ है, आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है कि वॉल प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये देखो सेल पी, ये जो पी वाला सेल है बेटे, कैसा सेल है, ये है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। कैसे पता चला, आप ये देखो बेटा, ये जो इसका सेल वॉल है, इससे जो अपना सेल मेम्ब्रेन है, ये कैसे अंदर की तरफ श्रिंक हो रहा है, ठीक है, ये पूरा श्रिंक्ड कंडीशन में दिख रहा है अपने को, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब क्या होता है, जहां पे आप ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, सेल का पूरा पानी धीरे धीरे करके निकलने लग जाएगा। जब पूरा पानी निकलने लग जाएगा तो ये अंदर का साइटोजोल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरे तरीके से प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा उसमें, ठीक है, मतलब प्लाज्मा का ब्रेक डाउन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, वाटर है, तो पूरा का पूरा वाटर बाहर चला गया साइटोप्लाज्म से, देन वैक्यूल से, तो ये क्या कंडीशन आ गई, प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पे बेटा वॉल प्रेशर होगा क्या, कुछ नहीं होगा। कहां से होगा वॉल प्रेशर, ठीक है, वॉल प्रेशर तो तब होता जब पानी अंदर आता और ये पानी क्रिएट करता वॉल प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी तो बाहर जा रहा है, तो पी में तो कोई वॉल प्रेशर नहीं होगा। क्यू में देखो, ये क्यू में देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये बल्जिंग दिख रहा है चारों तरफ से, देखो ये वैक्यूल भी स्वेल्ड अप है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म का नंबर भी आप कंस्टिट्यूएंट भी ज्यादा दिख रहा है, तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि यार
वॉल प्रेशर यहाँ पे तो है, ठीक है। तो ये कैसा सेल दिख रहा है, ये दिख रहा है टर्जिड सेल, ठीक है। सिमिलरली एस में भी देखो बेटा, वैक्यूल का साइज और साइटोप्लाज्म का ये जो नॉर्मल जो आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, टर्जिड कंडीशन में दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, वॉल प्रेशर होगा। आर में देखो, यहाँ पे देखो बेटा, वैक्यूल का साइज आपको नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना वैक्यूल बढ़ा है ना आपको कुछ भी यहाँ पे वॉल से प्लाज्मोलिसिस वाली कंडीशन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। ये कैसा हो सकता है, ये हो सकता है कैसे सॉल्यूशन में हो, आइसोटोनिक में हो, नॉर्मल है, ठीक है। वहां पे कोई वॉल प्रेशर नहीं है, जितना पानी आ रहा होगा उतना ही बाहर जा रहा होगा। तो वॉल प्रेशर कहाँ का नहीं है बेटा, पी और आर में नहीं है। तो ये अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, if DPD represents diffusion pressure deficit, OP is the osmotic pressure and TP is the turgor pressure, then which of the following equation is correct? बेटा अब इसमें कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन DPD is equal to OP minus TP, ये तो बेटा आपको इक्वेशन फॉर्मूला साफ साफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। इसको कैसे डिराइव करते हैं, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बेटा एक्चुअली होता क्या है, दो वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। मान लो एक अपना है वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन ए एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन बी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, इसको मान लेते हैं बेटा ये क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है। सॉल्यूशन जो ए है ना हमारा, वो क्या है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर का जो अपना वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसको लिख लिया 0 माइनस वाटर पोटेंशियल ऑफ बी। अब वाटर पोटेंशियल को अगर अपने को डिफाइन करना है, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल इज माइनस ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। सॉलिड पोटेंशियल जो होता है अपना, उसको अगर अपन को सॉलिड पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज सेम थिंग, ठीक है। लेकिन इसको अगर अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में डिनोट करना है, तो इट इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ सॉलिड पोटेंशियल, वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो पाई इज इक्वल टू ICRT करके अपन निकालते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, माइनस ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ बी अगर अपन लिख दे तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और प्रेशर पोटेंशियल को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, टर्जर प्रेशर। तो क्या आ जाता है ये OP, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा OP माइनस TP। तो क्या हो गया, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। ये तो ऐसा बेटा डिराइव कर सकते हैं, इसको नहीं डिराइव करने की जरूरत है, इतना आप सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद कर लो कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, two adjacent cells A and B are being studied. Cell A has osmotic pressure of 10 atm and turgor pressure of 6 atm. Cell B has osmotic pressure of 10 atm and turgor pressure of 4 atm. Movement of water will occur from, ठीक है। अब इसमें मूवमेंट कहाँ चलने वाला है, देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे आप ऐसा लिख लो सेल A एंड सेल B के बारे में। सेल A में क्या बोला है बेटा, OP इज इक्वल टू 10, TP इज इक्वल टू 6। यहाँ पे सेल बी में क्या बोला है, OP इज 10, TP इज 4। अभी हमको पता है DPD का क्या होता है बेटा, OP माइनस TP। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 कितना होता है 4। यहाँ पे DPD कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो A का DPD कितना है, DPD ऑफ A इज 4 एंड DPD ऑफ B इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बेसिकली आपको ये बताता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला कि ये कैसा है, OP माइनस TP याद रखना है DPD। और जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है ना बेटा, ये क्या होती है, बेसिकली थर्स्ट ऑफ सेल होता है। क्या होता है, DPD इज, कैसे याद रख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, थर्स्ट ऑफ सेल।
तो जिसका डीपीडी ज्यादा, जितना ज्यादा उसका थर्स्ट उतना ज्यादा। थर्स्ट मतलब थर्स्ट किसके लिए होता है बेटा? पानी के लिए होता है, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए होता है, ठीक है। थर्स्ट जब हम प्यासे हैं तो हमको पानी क्या चाहिए? ज्यादा पीते हैं ना। तो डीपीडी आपको क्या शो कर रहा है? अगर डीपीडी ज्यादा है मतलब थर्स्ट ज्यादा है तो पानी कहाँ मूव करेगा बेटा? फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, ठीक है। मतलब लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूवमेंट होगा किसका? वाटर का। क्यों? क्योंकि जिसका डीपीडी लो है इसका थर्स्ट क्या है बेटा? कम है, और इसका हाई डीपीडी है तो इसका थर्स्ट क्या है? ज्यादा है। तो जिसका प्यास ज्यादा है पानी कहाँ पे पहले मूव करेगा? उसके पास मूव करेगा, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज को ऐसे समझ के याद रखेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसेंट्रेशन। Very good. Higher water potential to lower water potential. Very good. But lower diffusion pressure deficit to higher diffusion pressure deficit. ये आप बेटा ध्यान रखोगे, क्लियर है। तो अभी आपको पता चल गया है डीपीडी लो किसका है? 4 का 6 पे, तो डीपीडी ए से बी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। डीपीडी इसका 4 आया, ए का, बी का क्या आया? 6 आया। तो इसका वैल्यू क्या है? कम है ना 6 से, तो लो से हाई की तरफ मूव करेगा, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। क्लियर है बेटा? क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। The cell A has an osmotic potential of 20 bars and a pressure potential of plus 6 bars. What will be its water potential? बेटा water potential पूछा है, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है? osmotic potential and pressure potential। बेटा इसका तो सिंपल फॉर्मूला है, water potential is equal to solute potential plus pressure potential, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है। सॉल्यूट पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। अपने को क्या निकालना है? वाटर पोटेंशियल। अभी देखो क्या लिखा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ 20 बार्स, ठीक है। ये बेटा ये माइनस है, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। एक बात याद रखना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मुझे कैसे पता चला ये माइनस है? मिस हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, क्लियर। तो यहाँ पे लिखो -20 प्लस प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? 6, ठीक है। तो कितना हो जाता है? -20 प्लस 6, बेसिक मैथ से बेटा -14। तो ये क्या हो गया अपना? -14 बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। When all the transporter proteins in a membrane are involved, inhibition take place, membrane permeability is disrupted, saturation is reached, cell transport is blocked. तो बेटा इसका आंसर क्या होता है? saturation is reached। क्यों भाई? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या है? कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन पूरे मेम्ब्रेन में, जैसे मैंने आपको दिखाया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। कैरियर प्रोटीन तो बेटा अपन लिपिड लेयर कितनी लंबी बनाए थे। कैरियर प्रोटीन क्या थी? अभी तो सिर्फ मैं थी, मैं यहाँ से एक मॉलिक्यूल ले रही थी एंड देन ट्रांसफर कर रही थी, ठीक है। अब मान लो मेरे जैसे यहाँ पे 7-8 और हैं, ठीक है, कैरियर प्रोटीन का जो फंक्शन प्ले कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल हमारे पास कितना आ जाता है? 15-20 आ जाता है, ठीक है। अब हर कैरियर प्रोटीन के पास क्या हो जाएगा? एक एक मॉलिक्यूल अगर है, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल के पास, हर एक कैरियर प्रोटीन के पास एक एक मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो गए बेटा? बिजी हो गए। मैं एक को ले रही हूँ, इसको ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, देन दूसरे को ले रही हूँ। तो अब ये ऐसे 6 के 6 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है हमारे, वो अगर क्या कर रहे हैं? एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक समय ऐसा आएगा ना कि हम सारों के पास एक एक मॉलिक्यूल है, तो जिस मॉलिक्यूल को बाहर और भी ट्रांसपोर्टेशन होना था उनको क्या वो नंबर लगा के खड़े रहेंगे ना कि भाई जब ये खाली हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन खाली हो जाएगा, तब मेरा नंबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के पास एक एक मॉलिक्यूल चला जाएगा तो क्या हो जाता है? एक समय के बाद क्या हो जाता है बेटा? सैचुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन ऑल द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड, मतलब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सैचुरेशन हो जाएगा। उनको क्या, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ रहा है बेटा? वेट करना पड़ रहा है। वो तब तक वेट करेंगे जब तक ये कैरियर प्रोटीन एक जगह से एक मॉलिक्यूल को वहां वापस छोड़ के वापस नहीं आ जाता है, टर्न हो गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट,
In the given diagram, transport of a substance A is shown across the membrane with the help of B. Select the correct option. ठीक है, अभी इसमें क्या पूछा है, ये देखो बेटा, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है बेटा अपना, ये अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है, क्या है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो बी क्या है भाई, ये तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन बोल सकते हैं। ए क्या है, ए यहाँ से एक जगह से मॉलिक्यूल दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब B is the ATP molecule and used in active transport only. ATP molecule नहीं है, B क्या है बेटा, कैरियर प्रोटीन है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। B is ATP molecule and is used in active and facilitated transport. No, ATP molecule नहीं है B. B is a carrier protein, yes, and used in active transport only. नहीं, ये एक्टिव में भी यूज होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यूज होता है। B is a carrier protein, yes, and used in active transport and facilitated transportation both. तो बेटा ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इनकरेक्ट अबाउट पंप्स इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज। अब पंप क्या होता है, पंप का मतलब है बेटा जहां पे भी आप एटीपी वाला यूज कर रहे हो, एटीपी पंप है, ठीक है, मतलब कैरियर प्रोटीन के साथ एटीपी लग जाता है ना। एटीपी अपन क्या करते हैं, पंप करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एटीपी पंप। ये किस में यूज होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, इट पार्टिसिपेट्स इन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बोथ सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। भाई देखो ये जितने भी पंप हैं, ठीक है, एटीपी पंप हो गया या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हो गया, अपन ने क्या देखा था, अगर ये कैरियर प्रोटीन या तो सैचुरेट भी हो सकता है, मतलब बिजी हो गया, उसका सैचुरेशन आ सकता है। नेक्स्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल बेटा आके बैठ सकता है इस कैरियर प्रोटीन में जो क्या कर दे, इनहिबिट कर दे इसका एक्शन, ठीक है, क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। मतलब मान लो इस कैरियर प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, या मान लो एक पेन यहाँ पे जाना, अपन मान लेते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक पेन आ सकता है, ये पेन अपना मॉलिक्यूल है। अब इसी शेप का एक क्या आ जाएगा, इनहिबिटर प्रोटीन आ जाएगा जो क्या कर देगा, इस स्पेस को, जो पेन को ट्रांसपोर्ट करने वाला स्पेस था कैरियर प्रोटीन का, वहां पे आके कौन बैठ गया, इनहिबिटर बैठ गया। अब इनहिबिटर बैठ जाएगा तो बेटा ये जो पेन जिसको ट्रांसपोर्ट होना था वो तो नहीं हो पाएगा, तो इस कैरियर प्रोटीन का क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। क्लियर है, तो इट पार्टिसिपेट इन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बोथ। ये तो गलत है ना, सबसे पहला पैसिव में तो अपन एटीपी पंप यूज ही नहीं करते, सिर्फ एक्टिव में करते हैं, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, इसलिए सही है। परफॉर्म अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल का मतलब क्या होता है बेटा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है, वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टेक डिफ्यूजन एज ए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज बी and active transport as C if inhibitors are used that react with protein side chains। अब देख लो, देखो अब अगर बेटा अपन ने क्या बोल दिया, A हमारा क्या है, डिफ्यूजन है, B क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, C क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, ATP लगने वाला है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, कैरियर प्रोटीन भी लगने वाला है, यहाँ पे एटीपी प्लस कैरियर प्रोटीन लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा, इनहिबिटर्स अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनहिबिटर्स किसको इनहिबिट करता है बेटा, कैरियर प्रोटीन को इनहिबिट करता है। अभी बताया ना मैंने, इनहिबिटर क्या करेगा, जाके उस प्रोटीन का जो स्पेस है जहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को अपन ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, उसका जो स्पेस था बैठने का, वहां पे जाके कौन बैठ जाता है, इनहिबिटर बैठ जाता है, और वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को आने ही नहीं देगा, ठीक है। तो कौन कौन इनहिबिट होगा बेटा, ये भी इनहिबिट होगा, दूसरे जगह कैरियर प्रोटीन कहाँ पे, इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला भी इनहिबिट होगा। तो बी एंड सी बोथ विल बी इनहिबिटेड। डिफ्यूजन को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन तो रहता ही नहीं है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स कॉज विल्टिंग ड्यू टू, विल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मुरझाना, ठीक है, क्या होता है, मुरझाना। प्लांट्स कभी कभी मुरझाने लगते हैं ना,
ऐसे मरने टाइप के हो जाते हैं। क्यों भाई? एक्सेसिव फर्टिलाइजर अगर आप यूज कर रहे हो बेटा, फर्टिलाइजर्स क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं अपन सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, कुछ केमिकल्स है, ठीक है। अगर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, बाहर का हाइपरटोनिक, मतलब सॉइल का कंसेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हो जाएगा तो प्लांट सेल से पानी कहाँ आने लग जाएगा, बाहर की तरफ आने लग जाएगा, सॉइल की तरफ आने लग जाएगा। इसीलिए क्योंकि अब यहाँ पे पानी कम होने लगेगा, लीफ पे क्या दिखने लग जाता है बेटा अपने को, विल्टिंग। ये क्यों हुआ? पानी जब सेल से बाहर की तरफ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। तो आंसर इज एक्सोऑस्मोसिस। पानी अगर अंदर जाता, अंदर कब जाएगा, जब सॉइल कैसा हो, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब सॉइल के पास पानी ज्यादा हो और प्लांट सेल के पास पानी कम हो, तो यहाँ पे क्या चलेगा, एंडोऑस्मोसिस। ऐसे में प्लांट सेल कैसा हो जाता है बेटा, टर्जिड हो जाता है। क्लियर? सिंपल है ये तो। नेक्स्ट, A and B are two stages of plant cell when placed in solution P and Q. Correctly identify the solution. ठीक है, अब ये देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब बाहर कैसा होगा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट मतलब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब एक्सोऑस्मोसिस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस चल रहा है। एक्सोऑस्मोसिस तब चलता है जब बाहर का कंसंट्रेशन कैसा हो, हाइपरटोनिक हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन बी इज हाइपरटोनिक, तो ऑप्शन बी इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, in a plant cell undergoing plasmolysis water is first lost from dash and then from Q। ठीक है बेटा, जब भी प्लाज्मोलाइसिस होता है तो एक याद रखना, प्लांट में ऐसा सेल होता है, ठीक है। प्लांट सेल में बीच में क्या है, वैक्यूल है, इधर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब आप इसको एक्सट्रीमली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर डाल देते हो, यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या चलने लग जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। ये एक्सोऑस्मोसिस जब हो रहा है तो सबसे पहले वाटर कहाँ से निकलता है, साइटोप्लाज्म से। इसका साइटोप्लाज्म का पानी जैसे ही खत्म हो जाएगा तब अब वैक्यूल में भी क्या होता है बेटा, सैप होता है। वैक्यूल के अंदर भी क्या रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूलर सैप। इधर वाले को क्या बोलते हैं, सेल सैप। तो पहले पानी कहाँ जाएगा, पहले पास में क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म पास है ना, तो पहले साइटोप्लाज्म से निकला, देन किससे निकलेगा, वैक्यूल से निकलेगा, ठीक है। तो इन अ प्लांट सेल अंडरगोइंग प्लाज्मोलाइसिस वाटर इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन बेटा अपन आज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से अपन आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बेटा आप लोग यहाँ तक रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।